हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, सितंबर अक्टूबर का भी इंटेक चल ही रहा है आप लोगों का यहाँ। तो प्रिपरेशन आप लोगों को अच्छी तरह अपनी करनी तो है ही, वो तो मुझे पता है, और वो आप लोगों की हो भी चुकी होगी अगर आप अटेम्प्ट दे ही रहे हैं। देखिए, लेकिन स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि सर हमने प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन अभी मॉक भी कर लिया है, लेकिन स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा है ना? चाहे कोई भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, तो भी हम क्या अटेम्प्ट देने चले जाएं? देखिए, अगर आपने अपना कंसेप्ट पढ़ लिया, आपको समझ में आ रहा है, और आप एमसीक्यूज़ भी आपने पढ़ लिए, तो देखिए आपका सॉरी, जो आप मॉक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुछ हद तक एमसीक्यूज़ में काम चल सकता है, लेकिन उसमें भी आप अटक जाएँगे। देखिए, आप मॉक कितने भी कर लिए, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियोज़ अलग आ ही जाते हैं, ठीक है? क्योंकि मॉक तो सारे ही करते हैं बेटा, सारे के सारे मॉक करके जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तब भी ऐसे विंडो ओपन नहीं होती, है ना? क्योंकि कुछ चीज़ें वो चेंज कर ही देते हैं। दिक्कत ये है, स्टडी मटेरियल वो नहीं पढ़ते। देखिए, स्टडी मटेरियल के अंदर टेक्निकल नॉलेज है, वो आपको मॉक्स में नहीं मिलेगी। कहीं भी लेक्चर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं बेटा, वहाँ पे आपको वो लेक्चर जो डिलीवर कर रहे हैं, वो आपको टेक्निकल नॉलेज जो है स्टडी मटेरियल की, वो थोड़ी ना दे रहे हैं। जैसे मैं तो हिंदी में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन स्टडी मटेरियल जो है वो इंग्लिश में है। टेक्निकल नॉलेज आपको इंग्लिश में मिलेगी और पेपर भी आपको इंग्लिश में लिख के आना है, ऐसे भी मिलेगी। तो आपको अगर वो शब्द ही नहीं पता, वो शब्द कौन-सा है, हिंदी में आपने देखा, उसको ट्रांसलेट करके आपने लिख दिया, लेकिन वो वर्ड तुमको चाहिए ही नहीं ना। एक इंडस्ट्रियल वर्ड होता है बेटा एक, है ना? वो उनको चाहिए, वो जो स्टडी मटेरियल में लिखा, वो आपने नहीं लिखा। तो रॉट लर्निंग नहीं करनी है ना, कि रोट लर्निंग करेंगे, हम रट ही लेंगे, ऐसा भी नहीं कह रहा। वो आपको शब्द पता होना चाहिए, वो बस आप एक बार आप रीडिंग भी कर लोगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा। ये बेटर एक्सप्लेन आपको पता है कहाँ पता चलेगा? जब मैं आपको अभी पार्ट 1 के सेक्शन ई पढ़ाऊँगा। ऑडिट पढ़ेंगे, है ना? चीज़ें पढ़ेंगे, सेफगार्डिंग ये सब हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आपको इन डिटेल ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। वहाँ पे टेक्निकल शब्द हैं, जो हमको पेपर में लिख के आने हैं। जैसे वो लिख देगा, बताओ सेक्शन 402, सेक्शन 404 के बारे में बताओ। अब आपने कोई लेक्चर देख लिया, आपने उसको हिसाब से हिंदी में देखा, आपने उसको इंग्लिश में लिख के आ गए, लेकिन काम नहीं चलेगा ना जैसा आपने कर दिया। वो मार्क्स नहीं देगा आपको वहाँ। तो आप यही बोलोगे, हम पढ़ के तो गए थे, हर चीज़ करी थी, लेकिन तब भी हमें मार्क्स नहीं मिले, ऐसे विंडो ओपन ही नहीं हुई हमारी। इसका रीज़न यही है, क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड आपको नहीं मिला। दूसरा, सीएमए यूएसए के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं बेटा, आप लोगों को ऐसा लगेगा, बहुत सारे एमसीक्यूज के अंदर ऐसा लगेगा ये चारों ही राइट है। आपको ऐसा ऐसे बहुत एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। मॉक में शायद आपको ना मिले, वैसे तो अब उन्होंने मॉक में भी ऐसा डालने स्टार्ट कर दिए। समझ गए वो सीएमए यूएसए के ऐसे टैक्टिक्स। तो ऐसे पेपर में ऐसे बहुत एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, जो आपको लगेगा यार ये तो चारों ही ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी, चौथा भी। अब इसमें से कौन सा बेस्ट है? तभी वो आपसे पूछता है, इनमें से बेस्ट बताओ, या मोस्ट लाइकली इनमें से कौन सा होगा? ऐसा पूछता है वो। अब वो हमको कैसे पता मोस्ट लाइकली? सारे ही मोस्ट लाइकली लग रहे हैं भाई। नहीं, उनमें से एक है मोस्ट लाइकली। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको स्टडी मटेरियल से पता चलता है। अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ते, वहां पे आपको चीजें पता चलती, तो आपको पता चलता अच्छा ये मोस्ट लाइकली था। हाँ, इसलिए। तो ये जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी आपके पास है, फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये डाउट है कौन सा स्टडी मटेरियल, सारे स्टडी मटेरियल बेस्ट है। और ये भी नहीं कि इस स्टडी मटेरियल को पर्टिकुलर फॉलो करेंगे, इसी से पेपर आता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ऐसे बहुत बार हुआ है इस स्टडी मटेरियल से। ये बस चांस की बात है, आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है। ये जस्टिफिकेशन है, रैशनलाइजेशन है, कि आपको ऐसा लगता है मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ा, इसी से ही आया है, या उस सामने वाले ने उससे पढ़ा, उसी से ही आ रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो स्टडी ऐसे बहुत है बेटा, जो दूसरे स्टडी मटेरियल्स है, मैंने खुद देखा पर्सनली लोगों को, जितने स्टूडेंट्स थे, कि जो जो अलग-अलग स्टडी मटेरियल फॉलो करते थे, और उन्होंने जो फॉलो करा उससे भी पेपर आया, इससे भी आया, उससे भी आया। कुछ कहते थे इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल से पेपर आ रहा है, लेकिन उस बेचारे ने दूसरा करा और उसका तो पास हो गया, और उसने जो फॉलो करा उसका नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये आपके कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये तो आपको बेटा प्रिपरेशन, तभी मैं कह रहा हूँ, आप वो तो मुझे पता है, क्योंकि आप लोग इतने तो प्रोफेशनल हो ही कि बेटा आपको अपना कंसेप्ट तो पूरा करके जाना है। ऐसा थोड़ी ना आप एक सेक्शन ही पूरा छोड़ के चले गए। ये मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डाउट्स आ रहे हैं ना, तो मैं इसलिए आप लोगों को बार-बार अब एक-एक इंडिविजुअल को बताने से अच्छा मैं इसको वीडियो में ही कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए क्या है, या जो आगे देने वाले जिनका अपकमिंग अटेम्प्ट है, वो भी इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, एक एक डाउट या मिसकंसेप्शन फैला लो, ये वायरस ऐसा फैल रहा है, पता नहीं कैसा, कि सिलेक्टिव स्टडी पॉसिबल है सीएमए यूएसए के अंदर, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हालाँकि आप सीएमए यूएसए का ब्लूप्रिंट नहीं जानते। सीएमए यूएसए इस बात पे साइलेंट है, उसने कुछ बताया नहीं। यही तो उसका ट्रेड सीक्रेट है। बेटा, आप लोगों के जो पेपर में मार्क्स आते हैं, आपको क्या लगता है आपके एक्चुअली में उतने आ रहे हैं? वो जस्ट अ स्केल्ड स्कोर। उन्होंने एक बना रखा है कि भाई साहब इतने से इतने बीच में आएँगे तो इसको 260 नंबर देने हैं, इतने से इतने आएँगे तो इसको हम 360 देंगे, इतने से इतने आएँगे इसको 420 देंगे, इतने से इतने आएँगे तो 430 या 440 देंगे। ऐसा स्केल्ड स्कोर बना रखा है।
तो आपको भी नहीं पता एक्चुअली में आपके नंबर एक्चुअली कितने आए, ठीक है? दूसरा, लोग ये सोचते हैं भाई साहब एमसीक्यू में 50% लेके आना है किसी तरह। एमसीक्यू में 50% किसी तरह ले आओ, 50% हो जाएगा तो ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। तो वो ये सोचते हैं यार ये वाला पर्टिकुलर ये जो सेक्शन है ना इसको छोड़ के चले जाते हैं, बाकियों को अच्छी तरह कर लेते हैं, इसमें अच्छे-अच्छे नंबर ले आएँगे तो एटलीस्ट 50% तो पार कर ही देंगे। और वो लेकिन बेटा ऐसे नहीं होता। आप देख लेना वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी अगर आप करना चाहो क्योंकि इसमें आपके डॉलर स्टेक पे लग जाएँगे, है ना? अगर आप अपना एक सेक्शन पूरा का पूरा छोड़ के जाओगे, आप बाकी बहुत अच्छी तरह करके जा रहे हो, तब भी आपकी ऐसे विंडो ओपन नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को सीएमए उसने बोला ही नहीं। देखिए उसने एक छोटा-सा हिंट लेकिन ज़रूर दिया। अगर आपको ये तो पता ही होगा उसकी वेटेज है, मैं आप लोगों को बता दूँगा। हर वैसे आप लोगों को पता ही होगा, उनकी वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सीएमए यूएस ने हर एक सेक्शन को एक पर्टिकुलर वेटेज दे रखी है। हर एग्ज़ाम की उसकी इसकी जैसे ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसका इतना 15% है, इस पर्टिकुलर सेक्शन इसके 20% है, इसका 25% दूसरे का 10% ऐसे वेटेज रखी हुई है उसने। अब वेटेज उसने सोच समझ के रखी हुई है, इसका मतलब वेटेज रखी है, तो आपको वो सेक्शन पढ़ना पड़ेगा और उतने परसेंट उसका मार्क्स आएगा, उतना आएगा। अगर आप वो छोड़ देते हो, तो आप सोचते हो चलो 10% ही तो है, 10% छोड़ के बाकी 90% तो करके आ जाएँगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको हर एक सेक्शन में पास होना पड़ेगा। देखिए ऐसा सीएमए यूएस ने बोला नहीं, लेकिन यही हुआ है क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने कहा सर हम ये पर्टिकुलर सेक्शन छोड़ के चले गए, हमें नहीं समझ में आया। लेकिन हमने बाकी सेक्शन बहुत अच्छे कर लिए लेकिन उनका बहुत अच्छा गया भी। उन्होंने तो सोचा था 50% छोड़ो उनका 70-80% अच्छा चला गया एमसीक्यू। लेकिन फिर भी उनके ऐसे विंडो मैं सोचा हो सकता है उन्होंने वो ऐसे वो और ये एक नहीं है ऐसे बहुत सैंपल इसका सैंपल साइज़ छोटा नहीं है बेटा अच्छा खासा सैंपल साइज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लोग सिलेक्टिव स्टडी करने की आदत है, उन्होंने कहा यार छोड़ो ये सिलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं। मेन मेन जो मोटे क्योंकि वेटेज उनको पता चलेगा उन्होंने कहा ये मोटे-मोटे वेटेज है, 50% से ऊपर लेके आना है, वो 80% का करके गए। उन्होंने कहा भाई साहब कोई नहीं 80% 90% का करके जाएँगे, 50 तक तो टप ही जाएँगे और अच्छा खासा गया भी उनका, अच्छा खासा गया भी। फिर भी ऐसे विंडो नहीं ओपन है। तो ये है, तो एक ऐसा है बेटा इनसे एक से ऐसा बात हुई कि उसने बेटा सब थोड़ा-थोड़ा सेक्शन अच्छी तरह बस कर लिया। मतलब सब में उसने अच्छी तरह नहीं करा लेकिन सेक्शन सारे करके गया। लेकिन फिर भी उसकी ऐसे विंडो ओपन हो गई। तो सैंपल साइज़ आपको ऐसे बहुत मिल जाएँगे बेटा, ठीक है? तो आप लोगों को खुद नहीं पता कि आईएमए का ट्रेड सीक्रेट क्या है। इसलिए अब आप बोल सकते हैं नहीं सर हमने ऐसे लोगों से बातचीत करी, वो सिलेक्टिव स्टडी करके गया, उसका तो ओपन हो गया। तो हो सकता है ना मैं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उसका सैंपल साइज़ छोटा हो। ऐसे लोगों का सैंपल साइज़ बहुत छोटा है। लेकिन है, एग्ज़िस्ट अगर करता तो ठीक है, अगर होता होगा। लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हो क्या? देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है यहाँ। आप रिस्क ले लो, लेकिन रिवॉर्ड मुझे लग रहा है मिलेगा नहीं आपको और ऊपर से आपकी जो उसपे कॉस्ट लग जाएगी वो अलग है क्योंकि आप एक तो जाने का खर्चा होगा बेटा प्रोमेट्रिक्स पे। दूसरा उसकी एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती है। तीसरा बेटा आपको वहाँ पे एग्ज़ाम फीस देनी पड़ती है आईएमए को जो कि डॉलर्स में। दोबारा आप अटेम्प्ट बस इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आप एक दोबारा अटेम्प्ट दोगे मुझे लग रहा है ये अच्छी बात नहीं है। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये एक रीज़न है, तो आपको इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटर यही है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आप अपना अटेम्प्ट ही डेफर करो। है ना? जैसा आप लोग सोच रहे थे कि इस अक्टूबर विंडो में ओपन में मैं दे दूँगा, लेकिन प्रिपरेशन अभी ढंग से नहीं हुई है। सिलेक्टिव स्टडी हाँ, सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा सिलेक्टिव स्टडी का रिस्क मत लो क्योंकि आईएमए ने कुछ भी नहीं बताया सिलेक्टिव स्टडी वगैरह तो क्यों रिस्क ले रहे हो? वो पता है ना बच्चे इस जाल में फँसेंगे। उसको पता है ये चीज़, बच्चे इस जाल में फँसेंगे, सिलेक्टिव स्टडी करके आएँगे और वहीं उड़ा देंगे उनको। उन्हें पता चल जाएगा ये सिलेक्टिव स्टडी करके आया है। अरे उन्हें पता चल जाएगा ना, बाकी सेक्शन कर रहे हो, एक सेक्शन नहीं कर रहे, सिलेक्टिव स्टडी करके आए, वहीं उड़ा देंगे। क्योंकि बेटा और देखिए जब भी आप फेल होते हैं आपको एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आ जाती है प्रोमेट्रिक्स से। तो वो क्यों बताते हैं? वो ये बताते हैं ना आपको हर सेक्शन में एक महारथी होना चाहिए। आप जब भी आप पास रिजल्ट आओगे आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट जब भी वो देता है उसमें वो बताता है ना आप पास हो गए कांग्रेचुलेशन और आप इन सेक्शन में अब आप काम कर सकते हो। ऐसा बोलता है ना वो क्यों बोलता है ऐसा आपको आईए में? क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जब भी आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनो या कोई भी सीएमए यूएसए की फील्ड में कोई भी काम आपको मिल रहा है, तो आप इन एरियाज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। लेकिन आप एक सिलेक्टिव स्टडी करके गए हो, उसमें फेल हो गए, बाकी में पास हो, तो आईए में आपको ऐसा पास नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि आप एक में तो फेल हो ना, अब एक क्लाइंट आपके पास आ गया, वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ माँग रहा है, लेकिन आप दे नहीं रहे, तो आपका नहीं, आईएमए का इंप्रेशन खराब हो गया, वो ये बोलेंगे कैसा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने पास कर दिया ऐसे बंदे को। तो ठीक है, तो इस रीज़न्स की वजह से, तो मैं आप लोगों को बेटा यही बोलूँगा कि आप अपना अटेम्प्ट ही डेफर कर दो, क्यों डॉलर्स में आप लोगों को पेमेंट खर्च करनी है। अब आपको जॉब लेनी है, जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेनी है, लेकिन उसके चक्कर में आप अपनी कॉस्ट तो लगा रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है इतनी कॉस्ट लगा के आपको इतना अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन जाएगा बढ़िया, तो ये आप पे है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। लेकिन मेरे ख्याल से होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो
ये आप लोगों पे अपने डिपेंड करता है, प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़ लेना। एक बार बस ऊपर प्रूफ जैसे कि रीडिंग होती है ना, ऊपर-ऊपर से प्रूफ रीडिंग टाइप, वैसे भी कर लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है? प्रोवाइडेड ये काम तभी करेगा प्रूफ रीडिंग टाइप ऊपर-ऊपर से जब आपने कांसेप्ट्स और आपके एमसीक्यूज़ अच्छे खासे सॉल्व हो रहे हैं। मॉक में आपके 75 से 80% आ रहे हैं। ठीक है? चलिए आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे बेटा। हमारे मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अपना पढ़ा दिया, ऑलमोस्ट बस ये एंड होने को आ गया बेटा, टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैंने आपको इन डिटेल समझाया। पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया, उसका एक ओवरव्यू दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। कुछ नहीं होता, पहले एक क्या है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कैश का फ्लो बताता है। और फ्लो 2 प्रकार के होते हैं। अरे पानी का एक फ्लो है, पानी फ्लो कहाँ से? अरे आ रहा है या जा रहा है? अरे पानी का फ्लो तो बता रहे हो आप, फ्लो को कह रहे हैं अरे देखो पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है। अरे फ्लो कर रहा है लेकिन आने की तरफ फ्लो कर रहा है या जाने की तरफ फ्लो कर रहा है? ये भी तो फ्लो है। तो इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब आउट, जाना। ठीक है? तो कैश का फ्लो बताता है, मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो दोनों बताता है। अच्छा, अब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो बताता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो किधर-किधर हो रहा है ये भी तो बताओ। फॉर एग्जांपल कैश आ रहा है, कैश बरस रहा है, ठीक है? धंधे के अंदर कैश बरस रहा है। लेकिन इस धंधे के अंदर ये जो कैश आया, ये कहाँ से आया? इसका सोर्स क्या है? ये भी तो बताओ। अरे धंधे से आया या धंधे के अलावा कहीं से आया? मैंने आपको बताया था, धंधा मतलब फ्रॉम ऑपरेटिंग। और अगर धंधे के अलावा मतलब नॉन धंधा, नॉन धंधा मतलब नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को साइड में रखते हैं, ऑपरेटिंग पे आ जाते हैं। ऑपरेटिंग मैंने आपको इन डिटेल बताया था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब धंधे से कैश आया या गया, उसका निकालने के लिए आपको मैंने 2 मेथड्स बताए। 2 मेथड्स बताए, मतलब धंधे धंधे से मेन धंधा जिसका आपने धंधा सेटअप करा, फॉर एग्जांपल आपकी फार्मा की कंपनी, आपकी फार्मा बिजनेस है, मेडिसिन का बिजनेस है, तो मेडिसिन से कितना कैश आ गया या मेडिसिन बिजनेस में कितना कैश चला गया ऑपरेशन से, वो आपको निकालना है। कितना कैश आ गया आपको इस धंधे से। तो उसको निकालने के भी 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। मैंने आपको बताया था अगर आपको कुछ भी ना पूछा जाए, कुछ भी ना दिए, वो वैसे एग्जाम पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो क्या है। क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ बैलेंस शीट दे देता है और इनकम स्टेटमेंट, तो आप डायरेक्ट अप्रोच भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप इनडायरेक्ट अप्रोच भी निकाल सकते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन पेपर में आज जनरली वो आपसे पूछता है बेटा, बोलता है। अभी जो अटेम्प्ट आया था बेटा मई जून वाला, उसमें उसने डायरेक्ट अप्रोच पूछा है ना, डायरेक्ट अप्रोच पूछा था। अभी वो इनडायरेक्ट अप्रोच पूछ रहा है, कुछ में डायरेक्ट भी पूछ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट भी पूछ रहा है वो, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा इनडायरेक्ट भी आप करके जाना, डायरेक्ट तो करके जाना, इनडायरेक्ट भी करके जाना, क्योंकि इस अटेम्प्ट में वो इनडायरेक्ट अप्रोच पूछ रहा है, ठीक है? तो दोनों तरीके बेटा निकालने का सबसे जो शॉर्टकट तरीका, मतलब जल्दी जिससे काम चल जाता है बेटा, वो इनडायरेक्ट है, नो डाउट। मैंने आपको बोला था क्योंकि आधा काम डन है ना। अरे पीएनएल से नेट प्रॉफिट उठाया, सारे के सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस कर दिए, नॉन कैश इनकम माइनस कर दी, चेंज इन वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस करके जो भी करना है वो कर दो, आंसर आ गया आपका। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो दोनों मेथड्स के अंदर सेम है। तो ये जल्दी हो जाता है, नो डाउट, इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड ईज़ी बहुत है। डायरेक्ट मतलब लेंथी है लेकिन ईज़ी है, उसका आंसर जल्दी आता है। अरे क्योंकि वो डायरेक्ट है ना, सीधा-सीधा बताता है कि भाई साहब कैश कहाँ से आ गया, कैश किसको चला गया, सीधा बताता है ना। लेकिन उसमें क्या है, आपको खाते खोलने पड़ेंगे। खाते मतलब लेजर्स खोलने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट के। अब मैंने आपको बहुत विद एग्जांपल्स, मैंने आपको दोनों मेथड का बेटा विद एग्जांपल्स बताया था इन डिटेल करके कि ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। इन डिटेल करके बताया मैंने आपको। ठीक है? डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं है बेटा, बस खाते खोल देने, है ना? आपको क्या करना है, पर्टिकुलर अकाउंट्स के लेजर खोलने। अच्छा वो पता कैसे चलेगा किन-किन चीज़ों के लेजर खोलने बेटा? हर एसेट और लायबिलिटी का आपको लेजर खोलना है। इनकम और रेवेन्यू का मत खोलना। अरे आप 11th क्लास में भी खोलते थे क्या? आपको पता है उनके कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस थोड़ी ना होते। उनमें तो आप प्लस माइनस करके निकाल देना। अब किसी स्टूडेंट का अगर इस क्लास में ये बात तो ऊपर से जा रही है, तो ये इसलिए जा रही है क्योंकि उसने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा। ये इसी रीज़न की वजह से हो रहा है। अब ब्लैंक आउट होना यही है। आप मेरे लेक्चर्स को हमेशा सीक्वेंशियल वाइज़ देखिए, क्योंकि इस क्लास में हो सकता है जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ बेटा, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, उसके पीछे पीछे पूरी कहानी हो सकती है, वो पीछे कहानी मैं अपने पास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। देखिए आपको सीएमए यूएसए अगर पास करना है, तो आपको मेरे लेक्चर्स को इन इन डिटेल अच्छी तरह और सीक्वेंशियल वाइज़ में समझना पड़ेगा और एक पूरा देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज के खाते खोलने बेटा, है ना, लेजर्स खोलने। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के मत खोलना, उनको तो प्लस माइनस करके निकाल लेना, बहुत इजी निकल जाता है। और हमने पीछे एक पास्ट एग्जांपल से समझा भी, ठीक है?
देखिए, पेपर में अगर क्वेश्चन लेंथी आता है तो आपको देखिए बहुत बड़े-बड़े एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन से घबराना मत बेटा। ये ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड है। अरे ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, इतिहास का अगर बेटा सीएमए यूएसए के अंदर जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उतना ही लघु क्वेश्चन होता है। उतना ही सिंपल क्वेश्चन होता है, उसका आंसर छोटा होता है। देख लेना आप। मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप किसी से भी पूछ लेना जिसने पास में पेपर दे रखा है, वो बता देगा आपको। क्योंकि बेटा आपके पेपर में टाइम नहीं है इतना पढ़ना। आपके पास टाइम नहीं है कितना, आपके पास मुश्किल से मुश्किल 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट है ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को, 1.5 से 2 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बेटा आपको एग्ज़ाम को भी पता है, आपको ऐसा तो हो नहीं कंप्यूटर की एकदम से चिट्ठी रोबोट की आप एकदम से ऐसा सारा पढ़ लोगे, है ना? स्कैन कर लोगे। तो आप पहले थोड़ा क्वेश्चन में पढ़ने में टाइम लगाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर करोगे, तो एग्ज़ामिनर को पता है इतना टाइम इसके पास भी नहीं है, वो खुद नहीं कर सकता, है ना? तो वो आपको नो डाउट क्वेश्चन इतना बड़ा दे रहे हैं, तो यहीं समझ लो वो आधा टाइम आपको यहाँ पे खत्म करना चाहता है, लेकिन वो बेटा ज़ालिम नहीं है, उसको पता है यहाँ पे आधा टाइम खत्म कर दिया, अब उसको जल्दी से जल्दी आंसर निकलवाना पड़ेगा, इसलिए वो डिटेल सारी दे देता है और आंसर भी बहुत छोटा निकलता है। आपको ऐसा लगता है बड़ा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें अच्छा खासा चीजें बनानी पड़ेंगी और आधी चीजें उसके अंदर फालतू होती है, वो जानबूझ के डिस्ट्रैक्शन देता है ना। अरे जानबूझ के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन तो टॉफी क्वेश्चन होते हैं। अब देख लेना बेटा, आप इस पर रिटर्न देखना, मेरी बात 101% प्रूफ है। वो फालतू की इन्फॉर्मेशन देगा, बड़ा क्वेश्चन देगा, क्योंकि आधा मोरल आपका वहीं खत्म कर देगा ना, खत्म। ऐसा होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो आपको इमोशनली भी करने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको वो पढ़ाई में टेस्ट करेगा? नहीं, उसको क्रीमी लेयर लगानी है बेटा, अलग करनी है क्रीमी लेयर। इतना भीड़ बैठ रही है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिमांड थोड़ी ना है इतनी। सबको अलग भी तो करना है, कैसे करें? लेकिन पढ़ के सारे आए, पढ़ के तो सारे ही आएंगे ना पेपर, अब कैसे अलग करें? ऐसा थोड़ी ना आप सबको किसी को फेल कर देंगे, पास नहीं, पास तो करना पड़ेगा अगर वो पास है, लेकिन अगर पास हो जाएंगे तो मार्केट में डिमांड तो इतनी है नहीं, ऐसे तो सप्लाई ऑफ सीए में बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड नहीं है तो वैल्यू ऑफ सीए में गिर जाएगी, उसको वैल्यू भी मेंटेन करनी है। तो वो क्या करेगा, इमोशनली फिर भी आपको चैलेंज करने की कोशिश करेगा वहां। जिसका ईक्यू अच्छा है बेटा, वही इमोशनल क्वेश्चन, वही इस चीज को कर सकता है। वो क्या करेगा, आपको लंबे चौड़े क्वेश्चन दे देगा, उसको पता है पढ़ के आया है, लेकिन आधों को पता है वो कैसे गिराएगा, बड़े चौड़े क्वेश्चन देख के। आधे तो उसको देख के डर जाएंगे, वो बोलेंगे भाई साहब इतना टाइम नहीं है, इतना बड़ा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, इतनी डिटेल्स है, पता नहीं क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, और ऊपर से एमसीक्यूज भी ऐसे उल्टे सीधे रहेगा। लेकिन उसमें से सबसे लप्पू एमसीक्यू होगा बेटा, देख लेना। सबसे इजी क्वेश्चन जो पढ़ के आया है ना अच्छी तरह, जिसने ये चीज पता कैसे निकली, ये मॉक से निकली। नो डाउट आप एमसीक्यू बहुत अच्छा करके आए हो, आपने इतिहास में कोई मॉक करके नहीं आया, आपको फुल कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप इमोशनली अपने आप को फिर वहां संभाल ले पाओगे पेपर के अंदर, क्योंकि आपको इस चीज को डील करने की आदत नहीं है। वो फालतू के आपको उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देगा, किसी काम की नहीं होती, वो उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन होती है सारी, सारे बड़े क्वेश्चन में देख लेना, आप ये चीज लगती है। अरे विश्वास नहीं हो एक मॉक में देख लेना, वो फालतू इन्फॉर्मेशन होती है, एक इन्फॉर्मेशन उसमें से नहीं लगता, लास्ट की सिर्फ 2 लाइनें या 3 लाइनों के अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वही आपका छोटा सा आंसर प्लस माइनस करके निकलता। अब आप बोलोगे इतना छोटा सा आंसर था, पता नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों, समझो ना क्यों, हिंट समझो एग्जामिनर का। क्रीमी लेयर को साइड, आधे तो वहीं ढेर हो जाएंगे ना, काम उसका खत्म, आधे तो वहीं ढेर हो जाएंगे आधे, तो क्रीमी लेयर साइड करनी है उसको, ठीक है, क्योंकि पढ़ के सारे आए हैं। आज कैसे करें सबको पढ़ के, तो ऐसे भी वो उंगली फेंकते हैं, ठीक है? कुछ तो ऐसे ही गिर जाएंगे, है ना? तो इस रीजन की, तो इसलिए आपको मॉक, और मॉक से भी ज्यादा बेटर, पीडीएफ से भी ज्यादा बेटर आपका क्या है, वो सिमुलेटर। सिमुलेटर बेटा जो होता है ना, आपको वो रियल एग्जाम टाइम, जैसे रियल एग्जाम होता है बेटा, वैसे ही वो आपको वहां पे बना देगा। अगर आप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, एलएमएस होता है, आप वो खरीद सकते हैं, जो भी आपको खरीदना है। बाकी जरूरी नहीं है, अगर आपको ज्यादा ही चीज से डील करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कर सकते हो आप ये चीज, ठीक है। बाकी तो पीडीएफ से भी काम चल जाएगा अगर आपके पास है, ठीक है। बाकी हमने अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म करी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाते हैं। हमारा दूसरा एक्टिविटी थी इन्वेस्टिंग। बेटा बहुत छोटा सा एक्टिविटी, कुछ भी नहीं समझाना, ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बस इन डिटेल अब इस पे टॉपिक समझना है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है, कुछ कुछ एग्जांपल समझ लेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या कैश इनफ्लो हो सकती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या कैश आउटफ्लो हो सकती है, वो थोड़ा सा हम बेटा समझ लेते हैं, वो हमारे काम की है ना, एक ओवरव्यू दे देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी is one of the three main section of the statement of cash flow, ये हमको पता है। It reports the cash generated or used by the company's long term investments। देखिए कुछ भी फंडा नहीं, कुछ भी गेम नहीं है, मैंने आपको सारा समझा रखा है। अगर एक पर्टिकुलर कैश फ्लो दे रखी है और पेपर में बोल रहा है बताओ ये कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी का कैश फ्लो है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया था, तरीके बता रखे हैं। अगर किसी कैश, जो भी कैश फ्लो आ रही है या जा रही है, एसेट के चेंज होने से, मैंने शब्द यूज करा है एसेट, और एसेट भी कौन सा, लॉन्ग टर्म एसेट बेटा, शॉर्ट टर्म एसेट नहीं। शॉर्ट टर्म एसेट नहीं, करंट एसेट्स नहीं, क्योंकि करंट एसेट हम कहा ऑपरेशंस में यूज करते हैं, वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। अरे वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। करंट एसेट जैसे डेटर हो गई, इन्वेंटरी हो गई, कैश हो गया, ये सब मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, इन्वेंटरी हो गई, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटीज है।
ये सब आपका ऑपरेशन है। अरे क्योंकि डेटर इन्वेंटरी ये एसेट है, लेकिन ये आपका ऑपरेशन है, मेन ऑपरेशन है, धंधे का है ना। ये जो आपके डेटर्स आपके धंधे की तो है। ऐसा थोड़ी ना आपके घर के डेटर्स हैं, धंधे के एसेट है। तो ये मेन ऑपरेशन है आपका, ठीक है? लेकिन ये आपका मेन ऑपरेशन है। लेकिन अब एक बात बड़े ध्यान से लॉन्ग टर्म एसेट आपका धंधा नहीं है बेटा। आपने एक मशीन जर्मन से मंगवा रखी है, वो मशीनरी आपने मंगवा दी, वो मशीनरी आपके धंधा वो धंधा थोड़ी ना है। आपका धंधा तो मेडिसिन बनाना, सोचो फार्मा बिजनेस है तो आपका मेडिसिन बनाना बिजनेस है। दुनिया भर की आपने मशीनरी रख रखी है, नो डाउट स्टॉक ऑफ मशीन है। मशीन्स आपके बहुत सारी है आपके पास मशीन, लेकिन क्या वो आप इन्वेंटरी में दिखाओगे? नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में दिखाओगे। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है। तो कुछ भी नहीं है अपने माइंड के अंदर रखो। लॉन्ग टर्म एसेट के चेंज होने से मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट में चेंज मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट खरीद लोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स बढ़ जाएंगी। अगर आपने अपनी लॉन्ग टर्म एसेट बेच दी तो बैलेंस शीट से लॉन्ग टर्म एसेट्स कम हो जाएंगी। तो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स में चेंज होने की वजह से आपके कैश फ्लो में कोई फर्क आ रहा है तो उसको आप कहीं नहीं आंख बंद करके इन्वेस्टिंग में डाल देना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लॉन्ग टर्म एसेट मान लेते हैं, आपके पास मशीनरी थी, आपने एक एक्स्ट्रा मशीन आपने एक मशीन खरीद ली तो नो डाउट आपकी बैलेंस शीट में मशीनरी का बेस बढ़ जाएगा। अरे लॉन्ग टर्म एसेट्स बढ़ जाएंगी ना आपके पास और तो लेकिन मशीनरी आपने कैश से खरीदी होगी, कैश से खरीदी होगी तो आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश आउटफ्लो है। तो इस पर्टिकुलर कैश आउटफ्लो को आप कहां डालोगे? ऑपरेशन के अंदर नहीं। मेरा धंधा थोड़ी ना मशीनरी खरीदने का, मेरा धंधा तो स्टॉक खरीदना है। तो इसको आप इन्वेस्टिंग के अंदर डालोगे क्योंकि इस कैश फ्लो आउटफ्लो से आपका लॉन्ग टर्म एसेट का बेस चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको सोचने हैं, ठीक है? कुछ भी नहीं है। अभी फाइनेंस का बताऊंगा, फाइनेंस तो बहुत ईजी है, वो तो कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से अगर कैश फ्लो में कोई फर्क आता है। बहुत सिंपल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होती है आपके पेपर में, आपको अभी भी बता रहा हूँ, बहुत स्कोरिंग होती है। दिस सेक्शन इसेंशियली शोज बेटा, आप लोग ये होप करो कि आपके पेपर में कैश फ्लो आए। बहुत कम होता है कैश फ्लो आता है बेटा, बहुत कम है। जैसे आप अगर पिछले साल 2024 का अटेम्प्ट देखेंगे तो उसके सितंबर अक्टूबर विंडो में तो आया ही नहीं था। अभी जनवरी फरवरी वाला अटेम्प्ट देखो, उसमें तो आया ही नहीं था कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं, उसमें डायरेक्ट मेथड आया था, सितंबर अक्टूबर में नहीं आता, लेकिन पिछले साल तो बहुत आता है, तो बहुत कम आता है बेटा कैश फ्लो। अच्छा खासा एक निकालने को आ जाए ना, आपके बहुत स्कोरिंग है अगर ये आ जाए आपके पेपर में, ठीक है? दिस सेक्शन एसेंशियली शोज हाउ अ बिजनेस इज यूजिंग इट्स कैश टू ग्रो और श्रिंक इट्स बिजनेस। सीधी बात है। द कैश फ्लो एंड आउटफ्लो इन द सेक्शन आर रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ द लॉन्ग टर्म। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये बस उसको अंग्रेजी भाषा में लिख दिया मैंने, ठीक है? एक छोटा सा आपको एक बात बता देता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने शब्द यूज करा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका जो कैश बैलेंस है नो डाउट बहुत अच्छा है किसी बिजनेस। अब वो जो लास्ट आता है ना आपका कैश बैलेंस बेटा, ऑपरेशंस को ऐड करके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फॉर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग को प्लस माइनस करके जो फाइनल बैलेंस आता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, आपको पता है ना जो बैलेंस शीट में लिखते हैं हम, वही तो है। नो डाउट आपका बिजनेस में वो बहुत अच्छा कैश है, जरूरी नहीं है वो बिजनेस लेकिन बहुत अच्छा है बेटा। बेटा हो सकता है उसमें से उसके ऑपरेशंस में से पैसा नहीं आ रहा, मेन धंधे में से पैसा नहीं आ रहा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से पैसा आया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है ऐसा बिजनेस बहुत लंबे लंबे रेस का घोड़ा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बिजनेस, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी आके खत्म हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसका मेन धंधे से पैसा नहीं आ रहा बेटा। जब मेन धंधे से नहीं आ रहा तो एसेट्स बेच रहा होगा तभी उससे पैसा आ रहा होगा, फाइनेंशियल लो मतलब लोन उठा रहा होगा, शेयर इशू कर रहा होगा। बेटा कब तक करेगा? उधारी पे उधार लिया जा रहा है, उधार तो तब चुकाएगा ना, पैसों से तो चुकाएगा, पैसे तो तब आएंगे जब धंधा चलेगा। एसेट बेच के चुकाएगा तो एसेट निकल जाएंगी, जब तक एसेट ही निकल जाएंगी तो आपको मतलब बिजनेस की आत्मा तो एसेट ही होती है, एसेट ही नहीं निकली तो बेटा कंगाल हो जाएगा बिजनेस, खत्म। तो ऐसा बिजनेस सच सच में बेटा आगे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपको सोचनी है, ये एनालिसिस का पार्ट है, तभी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में डाला है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं आना चाहिए, उसका एनालिसिस भी तो आना चाहिए। एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट है टॉपिक आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, वो तो सीपीए का काम है कैश फ्लो। अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना तो एक सीपीए का काम है, आप थोड़ी ना, आप क्यों सीख रहे हो? आपका एनालिसिस का पार्ट। अरे डिसीजन लेने हैं कि भाई साहब कैश अच्छा तो आ रहा है, लेकिन बताओ कि ये अच्छा कैश है बुरा कैश है। पूरा नेक्स्ट लेवल कैश आ रहा है, लेकिन धंधे से कैश नहीं आ रहा तो क्या फर्क पड़ता है बेटा? धंधे से कैश आ रहा है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से नहीं आ रहा, कोई नहीं, धंधे से तो आ रहा है। अरे मेन धंधे से तो आ रहा है, आगे जाके धंधा चलता रहेगा, उसमें से कैश आ रहा है आपका, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको चीजें थोड़ी बहुत समझनी है। तो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं पढ़ना, हम स्टेटमेंट से करते हैं, लेकिन तब जब सीपीए होता, सीएमए यू से कर तो एमसीक्यूज आएंगे। आपको वो कोई एमसीक्यू में तो ना ही आपसे बेटा वो ऐसा तो है नहीं जो रफ शीट आप कर रहे हो उसको देख के वो टेस्ट कर रहे हैं आपका पेपर, ऐसा तो है नहीं। उनको सिर्फ आंसर से मतलब है, आपने आंसर निकाल लिया ओके डन कर देंगे। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ पे स्टेटमेंट बैठेंगे बनाएंगे, ठीक है? तो मैंने इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला भी लिखा,
फॉर्मूला भी लिख दिया। फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, जितना भी इन्वेस्टिंग से आपका पैसा आ रहा है वो इनफ्लो है। आउटफ्लो जितना आ रहा है उसको माइनस कर देना। अरे इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर देना, तो जो नेट अमाउंट आएगा उसी को बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ये देखिए, ये छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए प्रो फॉर्मा बना दी। जितने भी आपके बेटा प्रोसीड्स होंगे प्लस वाले, ये रहे प्लस 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 वाले, उसका माइनस कर प्लस कर देना। ये जितने भी माइनस होंगे यानी कर माइनस कर देना। तो ये प्लस में से जितने भी आपने माइनस करे, जो नेट अमाउंट आएगा उसी को बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम, और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये बोलते हैं बेटा हमको। ठीक है, छोटा सा स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा, कौन कौन से इनफ्लोस हो सकते हैं। छोटा सा चार्ट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर आउटफ्लो इनफ्लो होगा तो कौन कौन से इनफ्लो हो सकते हैं। ये 2-3 इनफ्लो है, इनसे बाहर कभी पेपर में आते भी नहीं है आपके सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आउटफ्लो बेटा ऐसे छोटे मोटे आउटफ्लो है, देख लो कौन कौन से। इनफ्लो, रिसीट्स फॉर द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैंने बोला ना, एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। अगर आपने बेटा कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेच दी तो बेटा बेच के क्या मिलेगा, बेच के क्या मिलेगा, कैश ही तो मिलेगा। तो कैश इनफ्लो में डालेंगे। अरे बरस के ना कैश धंधे के अंदर आए, लेकिन धंधे के अंदर कैश इनफ्लो तो आया, लेकिन कौन सा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि एसेट फिक्स एसेट के चेंज होने से, लॉन्ग टर्म एसेट के चेंज होने से एसेट पैसा है। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बेच दी, कैश आ गया। इंटरेस्ट रिसीव, बेटा ये इंटरेस्ट रिसीव बोला है, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट रिसीव। हाँ तो बेटा आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी। अरे एफडी, सोचो एफडी लगा लो, आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट करी होगी तो ब्याज मिल गया, तो वो ब्याज इन्वेस्टमेंट ही तो है आपकी, तो उसका ब्याज ही तो। अरे जब वो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो एफडी पे जो आपने इन्वेस्टमेंट करके वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसपे जो ब्याज मिल रहा है वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट डालो, डिविडेंड रिसीव, शेयर्स में कहीं पैसा डाला हुआ, डिविडेंड मिल गया। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज एंड डिविडेंड शुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये अलग बात है। फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अरे उसका तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं ऑपरेटिंग में। अरे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसका काम ही है लोगों को लोन देना। अब उस लोन देने, उस लोन, सोचो आपकी फाइनेंशियल कंपनी है बेटा, एक फाइनेंस कंपनी, जैसे बेटा आपको पता है ना, बहुत सारी मार्केट में घूम रही है फाइनेंस, तो फाइनेंस कंपनी है। अब आपका काम ही, आप लोगों को लोन देते हो ब्याज पे, तो आप लोगों को जो उस पे ब्याज पे लोन मिलेगा, वो ये बोलोगे नहीं मेरा तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं बेटा, आपका धंधा है लोगों को लोन देना, तो उसमें जो ब्याज मिल रहा है वो भी आपका धंधा है, तो वो आप ऑपरेटिंग में डालोगे। तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज, इंटरेस्ट रिसीव्स विल बी ट्रीटेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज, ये नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, फॉर एग्जांपल बिजनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई है ना, सर्विस हो गई, उनके केस में आपको यहीं पे डालना, ठीक है। खैर इतना टेक्निकल आपसे वो पेपर में पूछेगा नहीं बेटा फाइनेंशियल, ये बस मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताता हूँ, ताकि आपको ये चीज पता हो कि बेटा आप कभी सीपीए से भिड़ जाओ तो वो ये ना बोले कि हमको ज्यादा पता है। हम उसको ये बोला भाई तुझे कुछ ज्यादा इतना भी नहीं है, हमको भी पता है ये चीजें, ठीक है। आउटफ्लो क्या क्या हो सकती है, ऑब्वियसली बेटा आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी तो आपने उसमें पैसा डाल दिया तो आपका पैसा चला गया। आपने कोई एसेट खरीदी होगी तो आपकी पेमेंट अलग गई, जैसे पेमेंट फॉर द मेड ऑफ फिक्स एसेट, कोई इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी। इनकम टैक्स पेड, बेटा इनकम टैक्स पेड अगर कुछ ना बोले तो थोड़ा ध्यान यहाँ पे, थोड़ा सा आराम से रुक जाओ, आराम से यहाँ पे आराम से चलना है। इनकम टैक्स पेड लिखा सिर्फ, तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ ऑफ इनकम टैक्स पेड रखा है। अरे हम अंतर्यामी, हमें क्या पता कौन सा इनकम टैक्स, बट ऑफिसर धंधे का इनकम टैक्स, तो उसको ऑपरेटिंग में लिख देना। लेकिन अगर वो लिखता है आपने कोई एसेट बेची थी, उस पर आपका कोई कैपिटल गेन मतलब इनकम टैक्स लग गया, तो आप वो यहाँ पे लिख देना, वो यहाँ पे लिखना, फिर इन्वेस्टिंग में लिखना, क्योंकि ये जो टैक्स है इन्वेस्टिंग से लेना देना है, आपके धंधे का पार्ट नहीं है वो। ये बात है बेटा, ठीक है। तो ये सब बेटा मैं आपको ऑलरेडी वैसे समझा चुका हूँ, ठीक है, मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, ये बस उसका छोटा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। चलिए, तो अगली क्लास में बेटा मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझाऊंगा। स्टडी मटेरियल्स बेटा आप पढ़ते रहिए, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे।